बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल क्या बल्कि आज सुबह आधी रात को वज़ीर आज़म साहब की तकरीर जो है वो यूनाइटेड नेशन में यहीं से बैठ के की है। पहली बात तो यह है कि 2018 में पहली दफ़ा जब इक़्तिदार में थे तो उस वक़्त वज़ीर आज़म साहब ने जाना पसंद नहीं फरमाया था। 2019 में इसलिए जाना पड़ा कि 5 अगस्त को यूएन के इजलास से महीना डेढ़ महीने पहले, जब ये कि हर साल जो होता है यूनाइटेड नेशन का अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास, उससे डेढ़ महीने को 5 हफ्ते पहले इंडिया ने कश्मीर पे कब्ज़ा कर लिया, अपनी फ़ौजों को साथ दी। और वो दिन और आज के दिन है कि कश्मीरी जो है उनकी जान खूनी का आलम है और नेज़ी अन्नी के ऊपर उनको रखा हुआ है। तो उनको जाना पड़ा और वो उन्होंने वहाँ पे कोई तकरीबन 49 मिनट की तकरीर फरमाई थी। 49 मिनट में से उन्होंने कश्मीर को 10 मिनट दिए थे, 11 मिनट, और कोई 35 मिनट उन्होंने इस्लाम की तबलीग और इस्लाम को फैलाने के लिए और कि मुबल्लिग इस्लाम के तौर पर अपने को पेश किया। और ये वो सारी वारदातें हैं, रियासत मदीना, हज़रत उमर की रियासत, ये सारे काम इसलिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर आम लोगों की इस्लाम के बारे में चाहत है, जो मोहब्बत है। अगर इसके अंदर मैं कोई नियतों में शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अमलन उसके कोई तसलसल नहीं है। और वहाँ पे कश्मीर जो कि वो कहते हैं नादां गिर गए सजदे में जब वक्त नमाज आया, तो 2019 में बजाय कश्मीर पे वो बात करते आधा घंटा कुछ 50 मिनट की तकरीर बेफ़ायदा है। और 35 मिनट आप बग़ैर किसी वजह के, जब लोग बोर हो गए तो आखिरी 10 मिनट आपने कश्मीर पे बात की, सही की, गलत की, बेहतर की, कम की, ज़्यादा की। उससे पेशतर जो आखिरी तकरीर नवाज शरीफ साहब ने की थी शायद 2017 में जाके या 2016 में, तो तब वानी की शहादत हुई थी और पूरी तकरीर एक ही नुक्ते पे थी और वो कश्मीर था। और हमारा अक़वाम मुत्तहिदा में अगर कुछ हो सकता है या हमको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कश्मीर कर सकते हैं। बहरहाल इस दफ़ा उन्होंने जो तकरीर फरमाई उसमें तो मैं बाद में चंद बातें तफसीर करूँगा, लेकिन चंद बातें मैं बताता जाऊँ। पहली बात है कि वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ जाना पसंद नहीं फरमाया। ये एक बड़ी तकलीफ़देह बात है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं आप तकरीर करते हैं, यहाँ पे अमूमन बड़े बड़े हेड ऑफ़ स्टेट्स आए हुए होते हैं, उर्दुआन आया हुआ होता है, और आपको एक ही वक्त में 3-4 दिन में बड़ी बड़ी मुलाकातें हो जाती हैं। हो सकता है कि इसी बहाने अमेरिका की जो जिससे हमारी बहुत गलत फहमी चल रही है और चलती रहेगी और शायद ठीक भी ना हो पाती, लेकिन फिर भी आप एक इंटरेक्ट कर पाते। इन्होंने शाह महमूद कुरैशी को भेज दिया और वो चूँकि वज़ीर ख़ारजा हैं, बहरहाल हैं तो नंबर 2, लेकिन जितनी मुलाकातें आज की तारीख तक हुई हैं उसमें किसी बड़े मुल्क के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। चाइनीज़ से ज़रूर है, वो भी किसी एक फंक्शन के अंदर जब छोटे छोटे जब होती है गैदरिंग होती है, 15-15, 20-20, 30 वज़ीर ख़ारजा के डिनर्स होते हैं जो कोई मुल्क करता है, तो उसमें ये गए। वो गन्ना जी पता चला जी आज वो बेलारूस से मिल रहे हैं, आज यूक्रेन से मिल रहे हैं, आज पता नहीं क्या नाम है, मुझे नाम ही ऐसे मेरे में आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि यही नाम हो, लेकिन इस तरह के नामों के साथ मिल रहे हैं जी, फ़लाँ का सफ़ीर, फ़लाँ का वज़ीर ख़ारजा, ऐसा कि जी कोई ज़रूरत नहीं। अमेरिका के किसी भी साहिब हैसियत सेक्रेटरी जो उनके ऑफ स्टेट हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, कोई और कोई उसका डिप्टी हैं, कोई अमरीकी हैं, अभी तक उनकी कोई मुलाकात आज की तारीख पर नहीं हुई। अमेरिका के अंदर बैठे अमरीकियों से किसी से मुलाकात नहीं। इमरान खान साहब ने खिताब फरमाया। अब इस खिताब में अब मैं ये देखना चाहता था कि खिताब, पहली बात तो मुझे अच्छी लगी इस खिताब की कि पहली दफ़ा खिताब उन्होंने लिख के और पढ़ के ये किया, और ये एक अच्छी बात है। इसलिए आपने देखा है कि कम से कम इधर उधर डिविएट नहीं हुई। यूएन ने कहा था कि आप 20 मिनट में करें, अगर 20 मिनट ख़त्म कर लेते तो बेहतर था, लेकिन चलो 25 मिनट के अंदर इन्होंने ख़त्म किया खिताब। उस खिताब के अंदर कहा मुख्तलिफ उसमें मद्दों में, पहला उन्होंने कोविड, एनवायरनमेंट, उसके असरात और उसके ऊपर, इसके लिए उन्होंने तकरीबन कोई 4 मिनट से करीब लिए, 2 मिनट से लिए इन्होंने उसके बाद जो करप्शन के ऊपर, और बताया कि किस तरीके से डेवलपिंग कंट्री से कितनी $7 ट्रिलियन की करप्शन हो रही है। मैं इनके बाद इसमें तब से बाद में करूँगा, इसलिए मैं सिर्फ कहूँ कि इसके ऊपर उन्होंने को 2 मिनट दिए।
आगे इस्लामफोबिया के ऊपर उन्होंने 3 मिनट दिए और फिर उन्हें कश्मीर के ऊपर 5 मिनट दिए। 25 मिनट की तकरीर में कश्मीर को 5 मिनट दिए, 5 मिनट से भी शायद कुछ चंद सेकंड ज़्यादा या कम, और 10 मिनट दिए उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर। मेरा ख्याल है कश्मीर अफ़गानिस्तान दोनों अहम थे, और अगर ये दोनों पे ही देते, क्यों हमें हमारा इशू इस वक्त एनवायरनमेंट हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारे प्रॉब्लम बड़ा ये कि हमारी तरजीहात में नहीं है। जिस मुल्क के ऊपर 51 बरसी हो वहाँ पे इस तरह की तरजीहात। लेकिन मैं सारी चंद बातों में जो वज़ीर आज़म साहब ने कश्मीर पे जो भी बात की, बहुत अच्छी बात की, इसी तरीके से एग्रेसिवली बात की और बड़े सलीके से आगे बढ़ा। अफ़गानिस्तान के अंदर बुनियादी फ्लॉज हैं उस बात के अंदर, यानी कि आपने पाकिस्तान के अंदर आप ये बता रहे हैं कि हमने लोगों को कहा था कि ये जिहाद है और हमने उसके ऊपर उभारा और पूरे आलम इस्लाम को कहा कि ये वो जिहाद है जो मुसलमानों ने मिलकर लड़ना है। आज आप कह रहे हैं कि हमने वो अमेरिका के लिए वो जंग लड़ी, आज़ादी की अफगानों की, तो आज़ादी की जंग के अंदर तो जो जिहाद की जो बात की गई, इसका मतलब है हम लोगों ने, आप लोगों ने अपनी कौम को धोखा दे के वह बुलाया। मैं आज़ादी की जंग को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं जिहाद को जिस तरीके से हमारे यहाँ पोर्ट्रे किया जाता है 80 से जहाद में, ये सही है कि अमेरिका की भी वो जंग ज़रूरत थी, लेकिन अमेरिका की वजूहत कुछ और थी, हमारी वजूहत कुछ और थी, और हमारी वजह प्योर जिहादी थे। फिर आप वहाँ पर ये बता रहे हैं कि जी अफ़गान जो हैं वो नस्लन, चूँकि पहले तो अभी एक लतीफ़ा ख़त्म नहीं हुआ हक्कानी वाला कि जी वो ट्राइब है, फिर क्यों किसी को पूछा ही नहीं कि ये ट्राइब नहीं होता, ये मदरसे के फारुल तहसील जो है, जैसे अलीगढ़ के फारुल तहसील को अलीग कहते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज के फारुल तहसील को राविन कहते हैं, इससे मदरसा हक्कानिया जो है अखोड़ा खटक में उसको हक्कानी कहते हैं, और ये सारे वहाँ के फारुल तहसील हैं। चुनाचे इस पर भी खैर बाद में थोड़ा और तफसील से बात करेंगे। और आखिर में उन्होंने ये अफ़गानिस्तान में बात की 10 मिनट। अब आ जाएँ जी, पहली बात तो यह है कि एनवायरनमेंट और कोविड, उसके अंदर तो मुझे इतनी सिर्फ तकलीफ़ हुई कि वज़ीर आज़म का इस तरीके से भीख मांगना जो है, मैं कहता हूँ कि ये नवाज शरीफ भी होता ना, जिनके ये असूल नहीं थे कि मुझे तो बड़ी शर्म आएगी मैं भीख मांगूं, ये उनको भी सेब नहीं देता था। कुछ ये कि आप नारे लगाते रहे, लेकिन अल्लाह के हैं मकाफात अमल, रेट्रीब्यूशन, जो बात कही है वो जिल्लत और ख्वारी से किस लिहाज से फरमा रहे थे कि हमें जो है वैक्सीनेशन जो है उसको इक्विटी के बिना, यानी सारी दुनिया को वैक्सीनेशन को और हमें वैक्सीनेशन दो, फिर हमें पैसे दो, डेवलपिंग कंट्रीज़ को हमें पैसे दो ताकि हम खैरात दो। हमें पहले भी वैक्सीन खैरात में, चाइना तो बहुत सारी दे चुका है, तो अब सुना अमेरिका ने भी थोड़ी सी वैक्सीन खैरात में दे दी है, पैसे भी दे चुके हैं मैं खैरात में। फिर हमारे कर्जे माफ़ करो, कर्ज़ों को रीशेड्यूल करो, इसी उसे कोविड की वजह से बड़ी तकलीफ में है। वो सारा कासा जो है उसके अंदर इस तरीके से ये वज़ीर आज़म साहब की तकरीर का शुरुआत थी। फिर कहते हैं जी कि $60 ट्रिलियन जो है गरीब मुल्कों से लूट के दुनिया में ऐसी जगह लिया है जो कि अमीर मुल्कों के मुख्तलिफ हेवन्स बने हुए हैं, जन्नतें बनी हुई हैं पैसे को रखने के लिए, पाक करने के लिए। इमरान खान साहब चंद चीज़ें क्लियर कर लें। 3 साल के अंदर जो आप फरमा रहे हैं कि जो गैर कानूनी नाजायज़ फ़्लो है, इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज फ्राम डेवलपिंग कंट्रीज़ है, और जो आप समझ रहे हैं कि जी ये जो प्लंडर है अलार्मिंग स्पीड पे एक प्लंडर हो रहा है और मुल्कों से जा रहा है, इसमें किसी बेगैरत हमारी हुकूमत का, लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई दखल आता है कि 3 साल से जो आप इक़्तिदार में हैं, आपको किसने हुकूमत दी हुई है बॉर्डर कंट्रोल करने के लिए, नाजायज़ काम ख़त्म करने के लिए, गैर कानूनी कारोबारों के लिए, भत्ते के लिए? मारें गोली नवाज शरीफ साहब को, बेनज़ीर को और जनरल मुशर्रफ को और ज़ियाउल हक को और क्या क्या होता है, मैं उसमें बात करूँगा। आप 3 साल से फरमा रहे हैं, आज आप बता रहे हैं कि जी प्लंडर हो रहा है, और $7 ट्रिलियन जो आज इस साल की आपने फिक्र दी है, जिसके अंदर इस साल से जो पाकिस्तान से जो पैसे गए हैं वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। आप कह रहे हैं इसी वजह हमारा डॉलर नीचे आए। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ के दौर में जब डॉलर 105 रुपए के ऊपर
और 100 रुपए के ऊपर मुस्तहकम था जो सागदार साहब को गालियां देते थे। इसका मतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही थी। आपने तो पहले, आपकी दलील ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से फिर रुपए पे दबाव आता है और हमारा डॉलर 170 रुपए का हो गया। यानी कि इस दौरान जितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो आप कंट्रोल नहीं कर सके, आपकी नाक के नीचे हुई है। और ये प्लेंडर जो आपने कहा रूलिंग एलीट, और रूल कौन कर रहा है? इमरान खान साहब। ये रूलिंग एलीट के प्लेंडर था। बात है किसकी? इस साल की, पिछले साल की, 3 साल की। इसका तो हिसाब देने का हक है। इमरान खान आएगी $100 इधर मारेगी, $100 इधर मारेगी। इमरान खान आ भी गई है और इमरान खान से कोई पूछ सकता है? यहाँ पे तरीके इंसाफ के लोग जो हैं ठंडे दिल से, जो उनकी कल यूएन की तकरीर में जो कोई बातें की हैं, उनसे कहेंगे खान साहब 3 साल के अंदर हमने इसके ऊपर जो इकदामात किए हमें उसका बताया जाए। यूएन के अंदर तो आपने फिर बता दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया कि हमारे यहाँ कितनी प्लंडर हो रही है, कितनी करप्शन हो रही है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब करप्शन का जब भी आप जिक्र करेंगे फंदा जो है वो आपके गले में फिट होगा इसका, और इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फला होनी चाहिए। उनसे क्या मांगते अपने यहाँ ट्रांसपेरेंसी लाएं। अब तो मानना पड़ेगा ना आपको कि आपका तो वजीर फाइनेंस कह रहा है कि अफगानिस्तान की वजह से अब डॉलर जो है यहाँ से उधर जाएंगे, पहले उधर से इधर आते थे। पर ये अजीब व गरीब सूरत हाल है। और कंट्रोल से FBI का जो हैक हुआ है कि जो सिस्टम जो है 10 दिन रहा, इनको पता ही नहीं चला ये किसके दौर में हुआ है। ये सारे निज़ाम चल रहा है। फिर उसके बाद जनाब ये तो था आपका उसमें कि नवाज शरीफ के दौर में डॉलर जो है 105 से अब 100 तक तो ले आए थे। लोग रो पड़े थे कि सागदार कहते थे मैं 95 पे लाऊंगा। तो कारोबारी लोगों ने कहा कि हमारे कारोबार, एक्सपोर्ट वालों ने कहा कि हम कंपेटिटिव नहीं रहेंगे। यानी कि 95 का डॉलर सागदार साहब ने 100 पे रखा हमारी डिमांड के ऊपर, कारोबारी लोगों की डिमांड के ऊपर। और आपका जो रुपया है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप खुद फरमा रहे हैं कि 300 पे चला जाएगा, 200 पे चला जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग ना रुकी। और कौन रुकेगा? नवाज शरीफ साहब को ये शिकायत क्यों नहीं थी और इसका कौन जिम्मेदार है? इसका मतलब है कि पार्टनर क्राइम है और हैं आप। सबसे ज़्यादा स्कैंडल आए और इंशाअल्लाह कौन, हाँ, इस मुल्क में कैश सिवाय जर्नैलों को किसी को नहीं मिला। आज अफगानिस्तान वॉर के जो जर्नैल हैं उनके बच्चों के देख लें कि वो दौलत जो है 1980 की दहाई है उससे पहले उनके क्या हालात ज़िंदगी थे, वो किस किस्म के लोग थे, क्या करते थे। 80 के दहाई के बाद उन जर्नैलों के बच्चों के कहते क्या हालात ज़िंदगी है और क्या कर रहे हैं। इतना पैसा हो ये बाकी सिविलियन पे, आपकी हुकूमत पे, नवाज शरीफ की हुकूमत पे, बेनज़ीर की हुकूमत पे ये करप्शन लगती है। कभी प्रोजेक्ट पे उस पर कमीशन खाया नहीं का मैं नहीं करप्शन ये, यानी कि कोई 100 अरब का प्रोजेक्ट है तो किसी ने 100 अरब नवाज शरीफ को या इमरान खान को कैश नहीं दिया। जर्नैलों को 100 अरब कैश मिला, हर फंड के अंदर कैश मिला। सिंगर मिसाइल हुमायूं को जब पैसा देना था कैश आता था, कंटेनर्स के कंटेनर डॉलर्स में। यहाँ पे हुंडी का कारोबार जो था उसको दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार पेशावर हब था और वो जाके पैसे देते थे। सारे आर्मी वालों को कैश, उनको उस वक्त पहली दफ़ा पता चला कि ब्रीफ केस में एक आर्मी ऑफिसर के पास कैश होता था और ये उसकी ज़ाती दयानतदारी थी कि वो सारा उनको देता है या उसके अंदर अगर बदयानती आ गई तो उसमें रखता है। कौन नहीं जानता कि जिसके रिश्तेदार ने कभी रेंजर्स में काम किया, बॉर्डर में काम किया है, वो शहर का अरबपति है, चाहे वो छोटा शहर हो चाहे बड़ा शहर हो। बता दें पूरे पाकिस्तान के अंदर कौन है, बंदा बंदा जानता है कि रेंजर्स के अंदर जिस बंदे ने काम किया कैश आता है। इन लोगों के पास कैश आता है, अरबों में कैश आता है। फिर उसके बाद स्टिंगर मिसाइल जब खरीदे गए एक एक के लिए, मुझे नहीं पता $1 लाख दिया गया या $1 मिलियन दिया गया, कैश दिया गया कि आप जी अफगान तालिबान से, अफगान मुजाहिदीन से स्टिंगर वापस लें, आप लोगों को कैश मिला। अगला बात आ जाए कि तो ये पता चलना चाहिए कि आपको कि ये कैश जितना ईसाफ प्रोग्राम में आया, वो रोते जो है कि हमने इतना पैसा दिया किधर चला गया, वो पैसा हमें नहीं मिला, सिविलियन हुकूमत को नहीं मिला, ये फ़ौज को मिला है, तो दें साहब अपना। अमरीकी तो कह रहे थे बदयानती हुई है और बार बार कहते हैं, वहाँ सुन लें उनसे। फिर आ गया आप इस्लामिक फोबिया। आपको ये नहीं पता कि आप जिन लोगों का इस्लामिक फोबिया की बात कर रहे हैं, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवाई लेते हैं, उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं।
अब मुझे बताएं कि इस्लाम फोबिया है, आपको इतना नहीं पता कि कोल्ड वॉर के बाद जो फेमस अमेरिकन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट था सैमुअल हंटिंगटन, और जितने थिंक टैंक बने थे, प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी 1988 में, फॉल ऑफ द रशियन एम्पायर के बाद, उन्होंने क्या लिखा? उसने अपनी किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा कि अगला क्लैश मुसलमानों के साथ है। तो क्या उसमें कोई कमी छोड़ी गई? 1991 के बाद मुसलमानों के ऊपर आज तक दुनिया जो है अजाब बन गई। यमन का क्या हाल हुआ, लीबिया का क्या हाल हुआ, मिस्र का क्या हाल हुआ, शाम का क्या हाल हुआ, ईरान का क्या हाल हुआ, इराक का क्या हाल हुआ, अफगानिस्तान का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान की ईंट सींट बचती रही। जहाँ जहाँ मुसलमान आबादियाँ थीं, सिवाय उन जगहों पे जो उनकी क्लाइंट स्टेट थी, और उनका भी पता आगे मुस्तकबिल क्या है, वो ख़तरे में है, सऊदी अरेबिया या यूएई, क्योंकि ये लोग वो थे जो हरका रहे थे। तुर्की को भी इन्होंने हिलाने की कोशिश की चंद साल पहले से, पिछले 2-3 सालों से, जब उन्होंने देखा कि इसको ये भी स्टेबल हो रहा है। इंडोनेशिया तक और मलेशिया तक तो आपने वहाँ पे हमले करवाए और झगड़े करवाए। अब चुनाचे ये है, एक सूरत हाल ये है कि ये थी इस्लामिक फोबिया, और ये प्लानिंग के था थी। चाहे सूडान के ऊपर बमबारी अमरीकियों की 1998 के अंदर, या अफगानिस्तान के तो बगैर किसी वजह के जिनके बम और मिसाइल हमारे ऊपर से टॉम हॉक्स वगैरह गुजर के गए थे, या जो भी जो क्रूज थे या वट एवर मिसाइल्स हमारे ऊपर से गुजर गए थे, तब सूडान पे भी हुआ। हर जगह पे मुसलमानों के ऊपर बम्बिंग, कत्लो गारत, मेरा ख्याल है को मिलियनों मुसलमान इन्होंने शहीद करके दिया, बगैर की वजह घरों में बैठे हुए बच्चों को दवाइयों से महरूम रहे। ये थी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये थी इस्लामिक फोबिया, ये बाई चांस नहीं थी। अब किसके आगे थी? भैंस के आगे बीन बजा रहे थे। बाकी आपके बारे में, आपने कश्मीर के बारे में मैंने पहले भी कुछ कह दिया कि आपने कश्मीर में 5 मिनट नहीं देने चाहिए थे, 10 मिनट कश्मीर को होने चाहिए थे, और 10 मिनट आप अफगानिस्तान पे करते। चूँकि आपका ख्याल था कि पिछली दफ़ा आपने इस्लाम की तबलीग की थी और तहरीक इंसाफ ने कहा कि आप वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, पाकिस्तान की माँ बहन एक हो गई थी, हम तबाह बर्बाद हो चुके थे, कश्मीर हमारा हमसे छिन चुका था, और आप वहाँ पे 38 मिनट के 36 सेकंड आज निकालें 49 मिनट में आप वहाँ इस्लाम की तबलीग करते रहते। क्योंकि यहाँ आके तालियां बज रही थी, कश्मीर में कितनी ताली नहीं बजानी थी। यहाँ तो 1 मिनट की खामोशी थी जो आपने 2 हफ्ते कराई, उसके बाद भूल गए कि कश्मीर वापस आ गया। फिर कश्मीर पर आपने लाहेमल नहीं दिया, आपने ये नहीं कहा कि अगर इंडिया ये काम नहीं करेगा, आपने कहा इसको ये करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, और वो ज़्यादा आपने नहीं मांगे। आप तो 5 अगस्त 2019 की सिचुएशन की भीख मांगते रहे अपने खिताब के अंदर कि यहाँ तक वापस आ जाए, और जो आज के सप्रेशन हो रही है और जो बतले हुर्रियत कश्मीर की आज़ादी का तारीख़ का सबसे बड़ा रहनुमा सैयद अली गिलानी, उसकी मैयत को हम हवाले किया, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन लाएमल नहीं बताया कि आप एक तफसील ठुस थी सी कि हम आप बंदूकें आप रखाएंगे पहाड़ों पे, और एक मशहूर माकूल है कि जी आप एक तफसील ठुस थी सी, इस तरीके ये हिंदुस्तान की तोपों में कीड़े पड़ेंगे, हम दुआएं मांगे करेंगे। बताएं आपने कि हम वहाँ पे उनको सपोर्ट करेंगे अखलाकी तौर पर भी, और जो कश्मीरी है उनको हम इजाज़त देंगे यहाँ से कि उनकी सपोर्ट में, लेकिन वो आप कर नहीं सकते क्योंकि आप फारिग हैं। इक़्तिसादी तौर पे तो आप भीख मांग रहे थे, आप तो कोरोना के लिए भीख मांग रहे हैं, आप तो कोरोना की बीमारी के लिए वहाँ नौकरी से लोगों की चली गई, आप तो सारी भीख मांग रहे। आज आप ये कासे के अंदर 6 भीख के मुतालबात थे कर रहे, जो तकरीर के चंद घंटे पहले अपने यूएन के अंदर। अफगानिस्तान के ऊपर मेक नो मिस्टेक, 80 का जहाद हम उसको ऑन करते हैं। अमेरिका ने क्या कहा कि उसको पसंद फरमाता था या बाद में क्या करता रहता, ये इररेलेवेंट हमारे लिए। और तालिबान जो हैं वो पश्तूनों के ऊपर नहीं चले। सलीम साफ़ी साहब की आज बड़ी खूबसूरत ट्वीट आई हुई है कि जो पश्तून रहनुमा हैं वो तो तालिबान से के खिलाफ हैं, इसलिए कि उनका नज़रियाती इख्तिलाफ है, चाहे ANP है, चाहे इस तरह की बहुत सी तंजीमें हैं, और उनकी जो हमायत करने वाले लोग हैं वो तो सारे पंजाबी हैं, चाहे जनरल हमीद गुल साहब थे, चाहे कर्नल इमाम साहब थे, चाहे सारे लोग थे, और हम उनके साथ हैं। तो सिंपल बात यह है कि ये
पख्तूनों का मसला नहीं है इस्लाम, ये पाकिस्तान उनका हर तरीके से हमारे एक जो कहते हैं मुसलमान जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक जिस्म की मानद है, उससे बाकी हम सारे कोई उंगली है, कोई सर है, कोई दिल है, कोई दिमाग है। और इकबाल ने तो कहा था कि अफगानिस्तान आलम इस्लाम का दिल है। ये इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है, फारसी का मुझे याद नहीं है, कभी ढूंढ के बता दूंगा। तो आप वहाँ ये बताते कि हम तस्लीम करने जा रहे हैं अफगानिस्तान को और हमारे साथ मिलकर इसको करो, यही आपने करना है। और उसमें देखें कि जिन लोगों के पास कोई ताकत है, मैं आपको बता रहा हूँ कि चीन ने उसको तस्लीम ही कर लेना है। और अमेरिका ने जितनी तदबीरें की थी कि अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करके उस मज़ीद अफरा तफरी फैला के चीन और ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, वो सारी उल्टी पड़ चुकी हैं। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, आपकी तकरीर UN के अंदर चंद बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ आप अपना गंद बेचने की कोशिश ना करते। और आपने जो एक मजाका खेज बात की गई कि हुक्मरान ने लूट मचाया, आपका ख्याल है कि दिमाग में वही होगा कि वो लोग फिर ढूंढेंगे मुशर्रफ को या नवाज शरीफ को या बेनज़ीर को या 100 साल पहले के हुक्मरानों को, वो इनको नहीं पूछेंगे। आज हिसाब आपने देना है। और ये $7 ट्रिलियन जो है हर साल मनी लॉन्डर हो रहे हैं, इस साल जो हुए हैं, इसमें से पाकिस्तान में से जितने गए हैं, गिरबान आपका पकड़ना है कि ये कैसे हुए हैं। और ये आपने सारा रोकना था, इसकी हुकूमत थी। लेकिन ये पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त बग़ैर किसी हुक्मरान के, वो कहता है रडरलेस शिप, बग़ैर कप्तान के और बग़ैर इंचार्ज के लहरों के सहारे ये मुल्क जो है जैसे तूफ़ानी समुद्र की लहरों में इस तरह का जहाज़ जा रहा था, पाकिस्तान उसी तरीके से जा रहा है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाज़त फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।